देखिए फ्रेंड्स, हमने गत पीरियड में पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिरूप और उनकी बस्ती के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिरूप। प्रतिरूप यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? बस्तियां और अधिवासी की बात कर रहे थे। बस्ती और अधिवास की बात कर रहे थे। तो हमारे अध्ययन में दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बस्तियां हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो अपनी बस्तियों का निर्माण है, अपने अधिवासियों का निर्माण है, वो किस प्रतिरूप में करता है, किस मॉडल में करता है, किस संरचना में करता है। और उन संरचना, उन मॉडल, उन प्रतिरूप, उन नक्शों का हमारे जो सिलेबस में वर्णन दिया गया है उनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिरूप है उसमें हम पहला जो प्रतिरूप पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वो है रेखीय प्रतिरूप। ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिरूप में पढ़ेंगे ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप में पहला है रेखीय अधिवास प्रतिरूप। देखिए ये तो नाम से ही क्या है, सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर सड़क मार्ग, जल मार्ग, जिसके अंतर्गत नहरें हैं, नदी है या सागर तट है, उन तटों के किनारे, उनके किनारे चाहे वो सड़क हो, चाहे जल हो, चाहे वो नहरें हो या नदी हो या नदी घाटी हो या रेल मार्ग हो, उनके आसपास मानव ग्रामीण क्षेत्र में जो बस्तियां बनाता है उनको भूगोल में नाम दे दिया रेखीय प्रतिरूप। जो अधिवासियों का जो एक प्रकार है रेखीय प्रतिरूप अधिवास नाम दिया गया। इसके अंतर्गत मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई सड़क गुजर रही है, ये मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, सड़क है, और सड़क के दोनों ओर मानव अपनिया क्या बना लेता है, बस्तियों का निर्माण कर लेता है। और ये जो बस्तियां हैं उनकी आकृति, उनका प्रतिरूप, उनका एक मॉडल एक रेखा के समान हो जाता है और इसको भूगोल में बोला जाता है रेखीय अधिवास प्रतिरूप। क्या बोला जाता है? रेखीय अधिवास प्रतिरूप। तो ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, जल मार्ग के अंतर्गत अपन देखेंगे कोई नहर, कोई नदी, कोई सागर तट है या कोई रेल मार्ग है, उसके दोनों ओर मानव जब अपनी बस्तियों का निर्माण कर लेता है, अपने अधिवास बना लेता है, ऐसे अधिवास को रेखीय अधिवास प्रतिरूप कहा जाता है। परीक्षा में स्टूडेंट्स से प्रश्न आता है अधिवासियों के विभिन्न प्रकार, अधिवासियों के विभिन्न रूप, इनमें डेफिनेट प्रश्न आना तय है। अगला जो प्रतिरूप है वो देखिएगा, अगला जो प्रतिरूप है वो है तीर प्रतिरूप। तीर आकार प्रतिरूप, तीर आकार प्रतिरूप। अब वही है, ये जो प्रतिरूप है, ये जो मॉडल है, ये जो अधिवास है, ये लगभग रेखीय अधिवास प्रतिरूप से मिलता जुलता है। रेखीय अधिवास में तो ग्रामीण क्षेत्र की जो बस्तियां हैं उनके आर पार क्या होता है, मार्ग सड़क निकल जाती है, लेकिन रेखीय प्रतिरूप में ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक और तो क्या मिलेगी, जैसे ये सड़क हो गई, क्या हो गई, सड़क, आगे किसी प्रकार का क्या है, मार्ग बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्ग बंद हो जाता है, या बड़ा कोई जलाशय हो जाता है, तो उसके
उसके दोनों ओर जो बस्तियां, जो अधिवास बन जाते हैं, ऐसे अधिवास को क्या दे दिया गया नाम? रेखीय प्रतिरूप अधिवास दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? रेखीय प्रतिरूप। तो ये रेखा हो गई, लेकिन ये तीर आकृति की हो गई, इसलिए इसमें बस अंतर इतना ही है कि यहाँ अंतिम कॉर्नर पर, अंतिम किनारे पर कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, कोई जलाशय बन जाता है, या कोई जंगल या कोई बड़ा तालाब है वो हो जाता है, और उसके दोनों ओर जो अधिवास बन जाते हैं वो क्या हो जाएंगे? तीर आकार प्रतिरूप हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? तीर आकार प्रतिरूप। इसी क्रम में अगला है आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। तीसरा प्रतिरूप है आयताकार या तीर पट्टी प्रतिरूप। तीसरा प्रतिरूप हो गया आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो मॉडल बनेगा, जो प्रतिरूप बनेगा, उसकी संरचना है एक क्या होगी? आयत के समान होती है। इसमें किसी ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो मार्ग होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र के बीचों बीच ये दो बड़े लंबे रास्ते हैं, और इन रास्तों को क्रॉस करने के लिए क्या है? छोटे रास्ते भी हैं। अब इन रास्तों को छोड़कर और समीप पास विभिन्न प्रकार के आवास स्थलों का निर्माण है वो मनुष्य कर लेता है। ऐसे आवास को, ऐसे प्रतिरूप को क्या बोला जाता है? ऐसे प्रतिरूप को बोला जाएगा आयताकार या चौक पट्टी प्रतिरूप। ये बीच में क्या बचता है? चौक हो जाएगा, और इसके दोनों, इसके चारों क्या हो जाएंगी? बस्तियां ही बस्तियां हो जाएंगी। ऐसा जो प्रतिरूप है, ऐसा जो मॉडल है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आयताकार प्रतिरूप। ये आकृति है दिखाई देने वाली, ये जो आकृतियां हैं ये किसकी बन गई? आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप के नाम से जानी जाती है। इसी क्रम में अपन देखेंगे अगला जो प्रतिरूप है वो है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप में ही है, इसमें जो आकृति बनेगी वो वृत्त की आकृति बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई झील है, ठीक है, झील, तालाब या कोई बड़ा क्या है? बड़ा जलाशय है, बड़ा जलाशय है, और उन्हें जलाशय के बीच में जो प्रतिरूप मिलेगा, जो मॉडल मिलेगा, उसको नाम दिया जाएगा वर्ताकार प्रतिरूप। जैसे मान लीजिए किसी गांव के मध्य ये क्या हो गई? झील हो गई। क्या हो गई? ये झील हो गई, और इस झील के चारों तरफ और आवासीय बस्तियां बन जाती हैं, और ये जो संरचना है वो किसके समान हो जाती है? एक वृत्त की आकृति की हो जाती है। मान लीजिए गांव के बीच में कोई भी बड़ा जलाशय है, तो उसके चारों ओर जो मानव बस्तियां बन जाती हैं वो बस्तियां क्या कहलाती हैं? वर्ताकार प्रतिरूप कहलाती हैं। तो इसमें ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगला जो प्रतिरूप है, अगला जो है अरीय प्रतिरूप। अगला जो प्रतिरूप है पांचवा अरीय प्रतिरूप। देखिए अरीय प्रतिरूप पांचवा है अरीय प्रतिरूप। इसी क्रम में छठा है तारा प्रतिरूप। इसी क्रम में सातवां हो जाएगा वो हो जाएगा पंखाकार प्रतिरूप। आठवां हो जाएगा, आठवां हमारा हो जाएगा सीधी नुमा प्रतिरूप। ये विभिन्न प्रकार हैं वस्तु के, मानव वस्तु, ग्रामीण क्षेत्र में मानव वस्तु के विभिन्न प्रकार हैं। आइए प्रतिरूप में एक बिंदु
ये गांव का क्या हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। और इससे विभिन्न प्रकार के क्या जाते हैं, मार्ग निकलते हैं। और इन मार्ग या इन रास्तों के बीच में ये तो क्या हो जाएगा, इनका केंद्र बिंदु हो गया, ये तो केंद्र बिंदु हो गया। और केंद्र बिंदु के पश्चात हम देखते हैं कि बीच बीच में ये क्या होगी, मानव बस्तियां हो गई। ये क्या हो गई, सब मानव बस्तियां हो गई। और ऐसा प्रतिरूप भूगोल में किस नाम से जाना जाता है, अरीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। तारे प्रतिरूप में एक स्टार यानी एक तारे की जो आकृति है वो बनती हुई दिखाई देती है। इसका जो तट है, इसका तट क्या होता है, कटा होता है। और स्टार की आकृति का एक मॉडल हो जाता है, इसको बोलते हैं तारा प्रतिरूप। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पंखाकार एक विशेष प्रकार की पंख की आकृति की जो बस्तियां हैं वो बन जाती हैं। और ये विभिन्न परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तब ऐसा संभव होता है कि गांव के बीच में या तो कोई खाली जगह होती है, या कोई सार्वजनिक स्थल होता है, या फिर अपन करते हैं कि किसी चारागाह के चारों ओर और मानव बस्तियों का निर्माण और उसकी आकृति एक पक्षी के पंख के समान दिखाई देती है। ऐसा प्रतिरूप है वो पंखाकार प्रतिरूप कहलाता है। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है वो पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में जो आदिवासी जातियां हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे तबके की जातियां हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में जो मानव आदिवास बनाते हैं, जो बस्तियां बनाते हैं, अपने मकान बनाते हैं, तो पहाड़ी की चोटी मान लीजिए अपन इसकी आकृति बनाए तो देखेगा कि पहाड़ी की जो ऊपरी चोटी होती है और उससे की भूमि समतल नहीं हो पाती है, तो उसको लोग क्या करते हैं, समतलीकरण कर लेते हैं और अपने प्रतिरूप अपने अधिवास बना लेते हैं। जैसे ये जो पहाड़ी की क्या हो गई, चोटी हो गई, और यहाँ मानव ने क्या बना ली, बस्तियां बना ली, इसके नीचे और बस्तियां बना ली, इसके नीचे और बस्तियां बना ली। इस प्रकार का जो प्रतिरूप है वो क्या कहलाता है, इस प्रकार का प्रतिरूप है वो कहलाएगा सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। क्या कहलाएगा, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। तो ये छोटा प्रश्न आ सकता है कि सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है वो कहाँ अधिक दिखाई देते हैं, तो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप है ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी के पहाड़ी इलाकों में या दुर्गम क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा प्रतिरूप दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र की सघन बस्तियां बसी होती हैं, गहरी, जहाँ पर जनसंख्या का प्रेशर अधिक होता है, जनसंख्या ज्यादा होती है, और वहां पर एक प्रकार का प्रतिरूप और होता है जिसको छाता, मधु छाता बोलते हैं, जिसको मधु छाता प्रतिरूप, जहां पर सघन प्रकार की जो बस्तियां मिलती हैं और उन बस्तियों में क्या होता है, बीच बीच में जो कुछ गैप हो जाता है और चारों ओर गहरे क्या होते हैं, बस्तियां बन जाते हैं, उनके चारों ओर जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर जनसंख्या का प्रेशर अधिक रहता है, क्षेत्रफल कम रहता है, ऐसा प्रतिरूप मधु छाता प्रतिरूप कहलाता है। अगर स्टूडेंट से परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो कोई भी प्रतिरूप का वर्णन करेंगे तो हमारे पास पेंसिल है, तो उसका हम डायग्राम, उसका सचित्र वर्णन करेंगे तो हम ज्यादा अंक बटोर सकते हैं। अब ये तो ग्रामीण क्षेत्र के क्या हो गए प्रतिरूप। इनमें ग्रामीण आदिवासियों के क्या है, कुछ समस्याएं हैं जिनका जिक्र हम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी हैं उनकी समस्याएं, ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं, इसमें देखिए ग्रामीण जो मनुष्य की जो बस्तियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो भी बस्तियां हैं, उनको वहां के निवासियों को यानी ग्रामीण जनों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इन समस्याओं के चलते ग्रामीण आदिवासी को धीरे धीरे उनका क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, और लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहर
संकट। अक्सर करके ये देखा जाता है कि नगरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, पीने के पानी के लिए आवश्यक स्रोत नहीं होते हैं, या जो स्रोत होते हैं वो परंपरागत होते हैं, और उन जल स्रोतों से मनुष्य को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण जो अधिवास है उसमें पहली जो समस्या बताई गई है वो अत्यधिक पेयजल संकट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ तक अगर हम बात करें कि कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ भूमिगत जल स्तर है उसका जल नीचे चला गया है और फ्लोराइड युक्त पानी है, फ्लोराइड युक्त पानी है, वो यानी अपन कहेंगे कि खारा जल है, और खारे जल से मनुष्य को पेयजल में बड़ी संकट या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये है पेयजल का भी विकट समस्या है, संकट है, वो ग्रामीण अधिवासियों में देखने को मिलेगा। इसके पश्चात अपन बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं की कमी ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए हम देखते हैं कि जो भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो भी बड़े अपन योग कहें कि डिस्पेंसरियां हैं, ये सब नगरीय क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो पाती है, और जिसके कारण जो आदिवासी या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग करते हैं, निवास करते हैं, उनको अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आ जाती है तो क्या करते हैं, उनमें लोगों को अपने इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में गमन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की क्या है, कमी है। इस स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को मेटने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर क्या करे हैं, प्रयास किए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी उचित स्वास्थ्य और उनको अपनी जो डेली दिनचर्या की जो भी एक्टिविटीज हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं में उनका सुधार किया जा सके। अगली जो समस्या है वो विकट समस्या मानी जाती है विद्युत की समस्या। विद्युत की समस्या यानी बिजली की समस्या है, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि नगर क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वो तो बिजली के 24 घंटे सप्लाई से जुड़े होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मात्र अभी भी राजस्थान का उदाहरण लें, राजस्थान के कुछ जिलों के गांव और ढाणियां आज भी विद्युत से वंचित हैं, बिजली वहां पर सप्लाई नहीं हो पाती है, और कई गांवों में तो आज तक इस युग में आने के पश्चात भी बिजली के दर्शन तक नहीं किए गए हैं। ऐसे गांवों को विद्युत से जोड़ने के लिए सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार की, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत योजना हो या फिर राज्य स्तर की मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युत आपूर्ति योजना हो, उनके माध्यम से समय समय पर सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा कोई गांव है वो न हो जो जहां पर विद्युत सप्लाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही हो। अब अगला है सूचना और तकनीकी की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे सूचना है, सूचना तकनीकी की कमी, जो लेटेस्ट आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो गांव में आज भी नहीं मिल पाती है। तो इन आदिवासियों की नई समस्या ये मानी जाती है कि सूचना के जो जनसंचार के साधन है, चाहे आप बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में प्राचीन काल से प्रचलित रेडियो, टेलीविजन है, और वर्तमान में आधुनिक जैसे संचार के क्षेत्र कंप्यूटर लगा लेंगे, मोबाइल लगा लेंगे, इंटरनेट, इन समस्याओं से आज भी ग्रामीण क्षेत्र बखूबी से जूझ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी विभिन्न प्रकार की कंपनियों के टावर्स नहीं मिलने के कारण ये लोग उच्च तकनीकी सुविधाओं से क्या है अभी भी इनमें अभाव देखा जा सकता है। इनकी पूर्ति
पूर्ति करने के लिए प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे आ रहा है और अब द्रुत गति से जो विभिन्न जनसंचार के साधन या अपन कहेंगे कि यातायात के साधनों को जोड़ा जाता है, जहां पर उनको अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना। अगला है उच्च शिक्षा का अभाव। उच्च शिक्षा का अभाव। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बात करना तो दूर रहा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो क्लासेज होती है उन ऐसे विद्यालय भी हैं, हर गांव में मौजूद नहीं है। ऐसी समस्या को मिटाने के लिए सरकार ने जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान की कोई भी ग्राम पंचायत है वहां पर सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं वो खोले जा रहे हैं और जो गांव बड़ा है वहां पर 10वीं या 8वीं तक के विद्यालय कार्यरत हैं और जो ढाणियां हैं वहां पर प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं वो कार्य कर रहे हैं। सरकार इस शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि शिक्षा है वो हमारे जीवन का एक आधार स्तंभ है, शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन है वो पंगु है, इसलिए शिक्षा से कोई व्यक्ति वंचित न हो, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चले वो बात कर रहे हैं। सर्व शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं रमसा की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समसा की बात कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से हर गांव में शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अगला जो बिंदु है वो यातायात के साधनों का अभाव। यातायात के साधनों का अभाव। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है कि जो मूलभूत यातायात के साधन हैं, जैसे रेगिस्तान में अपन ये कहेंगे ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और साइकिल आदि भी जो सीमित तक ही रह गए, लेकिन वर्तमान में नई टेक्निकल क्षेत्र में नई तकनीकी के विकास के कारण आज इनमें कुछ रूप है वो देखना मिल रहा है। हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए अगर किसी गांव में आसानी से सड़क की सेवाएं उपलब्ध हो जाती है, वहां पर यातायात के साधन है वो चलते हुए दिखाई देने लगते हैं और मनुष्य चाहे वो कृषि पर निर्भर है, पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन उस गांव या उस ढाणी या उस बस्ती तक आवागमन के लिए उसे यातायात मार्ग की सुनिश्चितता होनी चाहिए ताकि वो अपना आर्थिक विकास करने में संपन्न हो सके। अथक प्रयासों के बाद सरकारी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अथक प्रयास के पश्चात भी आज भी ग्रामीण बस्तियों में, ग्रामीण आदिवासियों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो पैदा हो रही हैं और उन समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आज विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवा समितियां हैं और सरकार की विभिन्न स्कीमों या योजनाओं के माध्यम से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तो आज स्टेट्स हमने इस कालांश में ग्रामीण आदिवासियों के विभिन्न प्रकार यानी मॉडल, उनके प्रतिरूप, विभिन्न प्रकार की बस्तियों के बारे में अध्ययन किया और ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली विभिन्न प्रकार आदिवासियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से सामना करने की जो स्थिति थी उनके बारे में अध्ययन किया। अब हमारा अगला पीरियड होगा, उसमें हम पढ़ेंगे नगरीय आदिवासियों के प्रतिरूप और उनकी समस्या। धन्यवाद।